अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम स्टडी करेंगे कि जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है वो कैसा जो है वो दिखता है। तो अगर हमें पता होगा कि नॉर्मल कैसा है तभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अब नॉर्मल चीज़ें जो है वो कैसी एक्सरे में नज़र आती हैं। अगर हमें नॉर्मल का ही नहीं पता होगा तो हम जो है अब नॉर्मल को भी नहीं देख के बता सकते कि ये चीज़ जो है वो अब नॉर्मल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में कि ट्रैकिया की पोजीशन क्या होती है, राइट तरफ होता है, लेफ़्ट तरफ होता है, तो क्या पैथोलॉजी होती है, कैसे डेविएट करते हैं, उसकी पिक्चर्स देखेंगे। फिर हम जो है वो लंग्स को डिस्कस करेंगे, नॉर्मल कैसा होता है और अगर पैथोलॉजी होगी, लंग कोलैप्स, एटिलेक्टेसिस या प्लूरल एफ्यूजन वगैरह, सीओपीडी, तो उसमें लंग कैसा नज़र आ रहा होता है। फिर हम हार्ट के बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे, पी एंड एपी व्यू ऑफ कार्डियोथोरेसिक रेशियो में क्या होता है वो देखेंगे। डायफ्राम को देखेंगे, कार्डियोफ्रेनिक और और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स को देखेंगे, गैस बबल को देखेंगे और जो है वो हम देखेंगे एक्सरे के थ्रू के पेसमेकर कैसा नज़र आता है, एनजी ट्यूब वगैरह, बोन्स कैसी नज़र आ रही होती हैं। तो इससे पहले कि हम जो है वो स्टार्ट करें अपना टॉपिक को, तो मैं थोड़ा सा जो है वो सूरत असर के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। सूरत असर जो है वो अपने मायने और अपने मफ़हूम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और इम्पॉर्टेंट सूरत है। इसमें जो है वो 3 आयतें सिर्फ, और ये शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र। असर के वक्त की जो है वो कसम खाई गई है यहाँ पे आप असर वाला असर से हम जो है असर का वक्त भी ले सकते हैं या दिन का आखिरी हिस्सा भी ले सकते हैं या ज़माना या वक्त, ये सारी चीज़ें असर के वर्ड में जो है वो आ जाती हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर कुरान में इसके अलावा, इस सूरत के अलावा कुछ और ना होता तो लोगों की हिदायत के लिए यही सूरत काफ़ी थी। इससे हमें पता चलता है कि ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूरत है। असर का वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस वक्त दिन ख़त्म हो रहा होता है, तो एक एहसास होता है, दिन के चले जाने का एहसास हो रहा होता है कि हर गुज़रता हुआ दिन हमें अपनी मौत के करीब कर रहा है और आज का दिन भी गुजर गया। इसलिए जो है वो असर का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये असर की नमाज की वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि जो है वो हदीस में भी आता है कि जिसने नमाज असर का ज़ाया होना ऐसा है जैसे किसी शख्स का घर और घर वाले सब कुछ तबाह बर्बाद हो गए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है असर का वक्त। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट कुरान में जो है वो डिफरेंट चीज़ों की कसम खाई है, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। तो जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो आगे वजह कसम होती है, यानी किस वजह से कसम खाई है, कोई इम्पॉर्टेंट बात होती है आगे। तो आगे जो है वो आता है सेकंड आयत में, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि जो इंसान है वो निहायत बहुत ज़्यादा खसारे में है, बहुत ज़्यादा नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो है वो 4 काम करते हैं। तो जो तीसरी आयत है उसमें बताया गया है कि कौन से 4 काम करने वाले हैं जो कि नुकसान से बच सकते हैं। तो तीसरी आयत में आता है कि पहला चीज़ है इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो कि ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाति, जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ कहा, हक़ की तलकीन की, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र किया। तो जो ये 4 काम करेगा तो वो नुकसान से बच सकता है। लेकिन अगर किसी ने इन 4 कामों में से पिक एंड चूज़ किया, एक पिक कर लिया बाकी छोड़ दिया, तो वो भी जितना पिक करेगा उतना फ़ायदा और जितना छोड़ेगा उतना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो तीसरी सूरत है इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जब हम एक्सरे देख रहे होते हैं तो जो डेंस चीज़ें होती हैं वो हमें वाइट नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि वो एक्सरे को एब्जॉर्व कर लेती हैं, एक्सरेज़ को फिल्म एब्जॉर्व कर लेती है। और जो चीज़ें हमें एक्सरे के ऊपर लेस डेंस नज़र आ रही होती हैं, डार्क सी नज़र आ रही होती हैं, ब्लैक कलर की, तो वो लेस डेंस होती है क्योंकि वो एक्सरेज़ को जो है वो ट्रांसमिट कर देती है। डिफरेंट ऑर्डर होता है, एयर ब्लैक होती है, फैट डार्क ग्रे, सॉफ्ट टिश्यू लाइट ग्रे, बोन्स ऑफ वाइट, और जो मेटल्स है वो ब्राइट वाइट नज़र आ रही होती है। अब जो लंग है उसके अंदर जो एरिया होता है, ब्लैक एरिया, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ल्यूसेंसी, जहाँ पे एयर होती है। और जो वाइट एरिया होता है उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी, यानी कि अगर किसी एबनॉर्मल लंग कंडीशन की वजह से फ्लूइड आ गया तो वो वहाँ पे वाइट अपीयरेंस होगा, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ओपेसिटी। हाँ, पहले जब हम देखेंगे एक्सरे को, किसी भी एक्सरे को देखने से पहले हमें इन 3 चीज़ों को कंफर्म करना पड़ता है कि आया एक्सरे सही है भी कि नहीं। उन 3 चीज़ों में क्वालिटी ऑफ एक्सरे देखी जाती है। पहले होती है रोटेशन, एक्सपोजर एंड देन इंस्पायरेशन। रोटेशन में हम देखते हैं कि जो क्लेविकल है, राइट और लेफ़्ट क्लेविकल, वो मिड लाइन से जो है वो
जो है उसका जो मिड लाइन से दोनों राइट और लेफ़्ट क्लेविकल का डिस्टेंस है वो सेम साइड पे नॉर्मल है या नहीं, कहीं वो रोटेटेड तो नहीं है। यानी ये एग्जांपल है कि मिड लाइन से राइट और लेफ़्ट क्लेविकल का जो डिस्टेंस है वो सेम है, या ऐसा तो नहीं कि ऊपर और नीचे हो रही हो, ये ज़्यादा और कम डिस्टेंस हो। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। देन हम देखते हैं एक्सपोजर को, कि जो हमारे पास एक्सरे एक्सपोज हुआ है वो सही एक्सपोज हुआ है कि नहीं, ये हम देखते हैं लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा के मार्जिन से। अगर लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो बेयरली विजिबल है, नॉर्मली विजिबल है, तो फिर इसका मतलब है कि एक्सरे सही है। लेकिन अगर जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा बहुत ही ज़्यादा उसका बॉर्डर क्लियर है, बहुत ज़्यादा वाइटिश है, तो उसका मतलब है कि एक्सरे की जो बीम है वो हाइपर एक्सपोज्ड हो गई है। और अगर वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं है, मतलब ब्लर सा नज़र आ रहा है थोरेसिक वर्टिब्रा का बॉर्डर, तो वो नॉट विजिबल है, तो उसका मतलब है कि जो एक्सरे की बीम है वो हाइपो एक्सपोज्ड हो गई है। जैसे ये हमारे पास लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो हम इसको देखते हैं कि इसका जो ये बॉर्डर है ये बेयरली एक्सपोज्ड है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल एक्सरे है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए तो ये हाइपर एक्सपोज्ड एक्सरे होगा, और बिल्कुल ये ब्लर हो जाए तो ये हाइपो एक्सपोज्ड एक्सरे होगा। फिर हम तीसरी चीज़ कंफर्म करते हैं कि जो एक्सरे लिया गया है वो इंस्पायरेशन में लिया गया है या एक्सपायरेशन में। होता ही है कि एक्सपायरेशन में जब पेशेंट एक्सपायर कर देता है एयर को, तो जो डायफ्राम होता है वो भी जो है हमारे पास बड़ा नज़र आ रहा होता है, और जो हार्ट होता है वो भी बड़ा नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि वो इंस्पायर करें, एयर को सांस अंदर लेके फिर जो है वो एक्सरे कराएं। तो ये हम चीज़ कंफर्म करते हैं कि जो इंटीरियर हमारे पास रिब्स होती हैं जो कि डाउनवर्ड जा रही होती हैं, वो हमें 5 to 6 नज़र आती हैं इंस्पायरेशन वाले एक्सरे में, और जो पोस्टीरियर रिब्स होती हैं जो सीधी सीधी जा रही होती हैं वो हमारे पास 8 to 10 नज़र आए, तो इसका मतलब है कि एक्सरे इंस्पायरेशन पोजीशन में लिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो हम अगर रिब्स को काउंट कर लें, ये हमारे पास जो है वो बैक साइड की रिब्स हैं, ये हमारे पास 8 to 10 नज़र आ रही होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10 नज़र आए, ये बैक पोस्टीरियर रिब्स, इसका मतलब है इंस्पायरेशन वाला एक्सरे है। और जो ये नीचे टिल्ट कर रही होती हैं एंटीरियर रिब्स, ये हमें 5 to 6 नज़र आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मली जो है वो इंस्पायरेशन वाला एक्सरे है। देन जब हम नॉर्मल एक्सरे की बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ निमोनिक्स को स्टडी करते हैं, ABCDE। ए में हम देखते हैं ट्रैकिया की पोजीशन को कि ट्रैकिया कहाँ है। बी में हम देखेंगे लंग की पैथोलॉजीज़ और नॉर्मल लंग को। सी में सर्कुलेशन हार्ट बॉर्डर्स को। डी में डायफ्राम और एंगल्स को। और ई में जो है वो इसके अलावा जो भी बच गया जैसे NG ट्यूब और बोन्स को, सॉफ्ट टिश्यू को, और जो है वो कार्डिक पेसमेकर वगैरह को। तो ए के ऊपर हम जाते हैं, ए में हम देखेंगे ट्रैकिया को कि जो ट्रैकिया है उसकी क्या पोजीशन है। ट्रैकिया जो है वो नॉर्मली मिड लाइन में होता है और वो बाइफरकेट कर रहा होता है एट 4th थोरेसिक लेवल पे का बीच में होता है ट्रैकिया, और 4th लेवल के ऊपर वो क्या करता है, डिवाइड कर लेता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में एट द एंगल ऑफ कैराइना। तो नॉर्मली जो है वो ये बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा बहुत स्लाइटली जो है वो ये राइट की तरफ जो है वो डेविएट कर जाता है ड्यू टू एओर्टिक आर्च, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है अगर वो थोड़ा सा राइट की तरफ है। अब अगर हम पैथोलॉजीज़ को देखें ट्रैकिया की, तो ये कुछ ट्रैकिया की पैथोलॉजीज़ है जिसमें जो ट्रैकिया है वो डेविएट हो गया टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। तो अगर ये अफेक्टेड साइड की तरफ गया है ट्रैकिया, तो वो कंडीशंस होती हैं लंग कोलैप्स, फाइब्रोसिस, ट्यूमर्स में। अगर जो पैथोलॉजी हुई है उससे अवे गया है ट्रैकिया, तो इसका मतलब है कि ये जाता है उन कंडीशंस में जैसे प्लूरल इफ्यूजन, टेंशन, नीमोथोरेक्स वगैरह में। और अगर बहुत ज़्यादा नैरो हो गया ट्रैकिया तो ये कंडीशंस होती हैं ट्यूमर या मेलिग्नेंसी की। ए हो गया। बी में हम देखेंगे ब्रीथिंग लंग फील्ड्स को। हम जब एक्सरे की बात कर रहे होते हैं तो हम जो है वो लंग्स को लोब में नहीं बल्कि जोन्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरे लेते हैं तो क्योंकि शेडो आ रहा होता है तो इसलिए गलत जो है वो लोब में आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो इसलिए हम जोन की बात करते हैं। तो अगर हम जोन्स को देखें तो हमारे पास राइट तरफ जो है वो राइट अपर होता है, राइट मिडल होता है और राइट लोअर होता है। इसी तरह लेफ़्ट में लेफ़्ट अपर, लेफ़्ट मिडल और लेफ़्ट लोअर जोन होती है। राइट अपर हम तब कहेंगे जब एपेक्स ऑफ लंग की डिफॉर्मिटी होगी, जब जो हार्ट का बॉर्डर है वो ब्लर हो रहा है राइट, तब हम कहेंगे राइट मिडल जोन की एबनॉर्मलिटी है। और अगर नीचे जो है वो राइट डायफ्राम का बॉर्डर ब्लर हो रहा है, इसका मतलब है कि राइट लोअर जोन की जो है वो पैथोलॉजी है। और इसी तरह लेफ़्ट में अगर लेफ़्ट का अपर एपेक्स लंग का इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है अपर जोन की एबनॉर्मलिटी है। अगर जो है वो मिडल
लोब में जो है वो लिंग्यूला ब्लर हो रहा है लंग का, इसका मतलब है मिडल, लेफ्ट मिडल जोन की पैथोलॉजी। और अगर लेफ्ट लोअर डायफ्राम जो है वो उसके बॉर्डर जो है वो ब्लर हो रहा है, अपस्कर्ड हो रहा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट लोअर जोन की जो है वो पैथोलॉजी है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब कुछ ये पैथोलॉजीज़ हैं लंग्स की, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो डाली हुई, तो जिसने डिटेल स्टडी करना है तो वो जाके देख सकता है। इसमें डिफरेंट तरह की जो है लंग में हमारे पास पैथोलॉजीज़ होती हैं। जैसे कंसोलिडेशन में हमारे पास पैची ओपेसिटी होती है। हमने शुरू में बात की थी कि ओपेसिटी का मतलब है वाइटिश कलर, तो पैची ओपेसिटी होती है कंसोलिडेशन के अंदर, या इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जिसमें जो है वो यूनिफॉर्म ओपेसिटी होती है, होमोजीनियस ओपेसिटी होती है, उस वो जो है कंडीशंस होती हैं जैसे लंग कोलैप्स और प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि कोलैप्स में जो ट्रैकिया होता है वो अफेक्टेड साइड की तरफ डेविएट कर जाता है, और जो हमारे पास इफ्यूजन होती है उसमें जो है वो ट्रैकिया अपोजिट साइड पे डेविएट करता है। COPD में हमें जो है वो इस तरह ब्लैक कलर का एक्सरे नज़र आता है, और जो लंग्स होती हैं वो हाइपर इन्फ्लेमेशन में चली जाती हैं। जो डायफ्राम होता है वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा होता है, और जो हार्ट के बॉर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नज़र आ रहे होते हैं। तो ये COPD की कंडीशन में होता है। यहाँ पे एक और डिज़ीज़ है लंग की, फाइब्रोटिक लंग डिज़ीज़। फाइब्रोटिक लंग डिज़ीज़ में इस तरह का हमें लंग्स नज़र आ रहा होगा, फाइब्रोसिस नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइला या हाइलम। हाइलम वो पॉइंट होता है लंग्स में जहाँ पे जो है वो ब्रोंकस एंटर होता है लंग्स में, और ब्लड वेसल्स नर्व्स वगैरह एंटर हो रही होती है लंग्स में। तो हाइलम जो होता है, राइट हाइलम वो नीचे होता है, और लेफ़्ट हाइलम जो है वो ऊपर होता है, या ये दोनों सेम पोजीशन में भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राइट ऊपर हो और लेफ़्ट नीचे हो। तो ये अगर हो इस तरह कि राइट ऊपर हो रहा हो और लेफ़्ट नीचे, तो ये बायलेटरल लिम्फ एडिनोपैथी की सिचुएशन में होता है। जैसे ही हमारे पास लिम्फ है, लिम्फ नहीं हाइलम है, तो यहाँ पे क्या है, ये राइट साइड नीचे और लेफ़्ट साइड ऊपर है, तो ये नॉर्मल है। ये दोनों सेम लेवल पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राइट ऊपर चला जाए लेफ़्ट नीचे आ जाए, तो ये फिर लिम्फ एडिनोपैथी की सिचुएशन में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेशन में हार्ट, ABC में हम C पे आ गए, सर्कुलेशन हार्ट की बात हो रही है। ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।